नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। डॉक्टर सतीश त्यागी जी की किताब है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, और हम उनके पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पे उनके जो वीडियो हैं उसमें जो चीज़ें हैं उन पर बात कर रहे हैं। और आज 1857 के गदर की कहानी को रोहतक में इस दौरान क्या हुआ, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, रोहतक में उन घटनाओं को जानने की आज कोशिश भी करेंगे जो एक दूसरे पर गांव ने इस दौरान हमले बोले थे। आप हैरान होंगे ये बातें जानकर। दोस्तों, अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी राज के खिलाफ जो पहली बगावत है वो 11 मई 1857 को गुड़गांव पर कब्जा लेने के साथ शुरू होती है। इसके बाद ये धीरे धीरे पूरे हरियाणा में फैलती है, और रोहतक को जो मुक्त कराने के लिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने 24 मई 1857 को एक सेना की टुकड़ी के साथ तफजुल हुसैन को रोहतक में भेजा था। उधर जो विद्रोही सेना का मुकाबला नहीं कर पाने की वजह से यहाँ जो रोहतक का उस समय का जो डीसी था जीडी लोक, और दूसरे जो अफसर थे वो पानीपत की छावनी की तरफ भाग निकले थे। इसके बाद विद्रोहियों ने यहाँ रोहतक में कचहरी, सरकारी दफ्तर, अंग्रेजों की जो भी संपत्ति मिली उसको जला दिया, और किसान, दस्तकार और जो शहरी महाजन थे, जो बड़े बड़े यहाँ पे जमींदार थे, जो सूदखोर थे, उन पर भी अपना गुस्सा निकाला और जेल से कैदी भी छुड़ा लिए। तफजुल हुसैन अब वापस दिल्ली जब लौट रहा था तो सांपला और माटोंडी के सरकारी दफ्तरों को भी वो जला गया। बागियों ने महम और मदीना पर भी कब्जा कर लिया, और अंग्रेज अफसरों ने उस समय लिखा, अपने उसमें दर्ज किया कि उच्च वर्ग के लोगों से लेकर छोटों तक सबकी हमदर्दी बादशाह के सैनिकों के साथ थी। परंतु जैसे ही रोहतक जिले से अंग्रेजी सत्ता समाप्त हुई, लोग कबीलाई आधार पर भी आपस में लड़ने लग गए। इस हालात में कंपनी सरकार ने जीडी लोक, डिप्टी कमिश्नर को भारतीय रेजिमेंट के साथ रोहतक पर कब्जा पाने के लिए दोबारा भेजा। परंतु 10 जून को उसकी भारतीय रेजिमेंट के सिपाहियों ने ही बगावत कर दी, और अंग्रेजी सेना को फिर से वापस भागना पड़ा। एक बार फिर से कंपनी सरकार ने 8 अगस्त को रोहतक पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और जो उस समय के ब्रिगेडियर निकलसन होते थे, उन्होंने रोहतक पर हमला बोला, और इस लड़ाई में बहुत अंग्रेज सैनिक मारे गए। लेकिन किले के अंदर बारूद की फैक्ट्री थी, उसमें विस्फोट हो गया, और बागी जो थे, विद्रोही जो सैनिक थे, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, वो 500 की संख्या करीब रही उसमें, वो भी शहीद हो गए थे। और उन दिनों बाबर खां रांगड़ होता था, वो रोहतक में बागियों का नेतृत्व कर रहे थे। फिरोजपुर से दिल्ली जाने वाली अंग्रेजी घुड़सवार सेना की हिफाजत के लिए दिल्ली से लेफ्टिनेंट हडसन फिर रोहतक भेजे गए। अंग्रेजी सेना को विश्वास था कि हडसन कुछ कमाल करके दिखाएंगे। 15 अगस्त को खरखोदा में बिसारत अली और बागियों ने उनसे भारी टक्कर ली। हडसन ने टक्कर के बाद ये माना कि यह मुकाबला बहुत कठिन था। ऐसा लग रहा था मानो शैतानों से मुकाबला हो रहा हो। 17 अगस्त को बाबर खां थे, उसकी अगुवाई में 300 रांगड़ घुड़सवारों और 1000 पैदल सैनिकों ने अंग्रेजी सेना पर रोहतक में धावा बोला। लड़ाई बड़ी भीषण थी, परंतु कुछ समय के बाद अंग्रेज सैनिक शक्ति की और बाहर से कुमक आ जाने के बाद बागियों को रोहतक छोड़कर हांसी के पास मोर्चा जमाना पड़ा। हडसन इसके बाद खरखोदा, सांपला, सोनीपत, महम और गोहाना आदि कस्बों में विद्रोह को दबाने के बाद इस पूरे इलाके को जींद के महाराजा और चौधरियों के हाथ में सौंपकर चला गया। जैसे ही हडसन यहाँ से गया, उसके जाते ही रोहतक के जो बागी थे, उन्होंने महाराजा जींद की सिख सेनाओं और स्थानीय अधिकारियों को फिर से यहाँ से खदेड़ दिया, मार भगा दिया। मई के अंत तक स्वतंत्रता संग्राम की जो लपटें थी वो हांसी और हिसार तक भी पहुंच गई थी। अंग्रेजों के जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने हांसी में 29 मई को बगावत की थी। अंग्रेज अफसर इसके बाद हांसी छोड़कर भी भाग निकले, और हांसी में विद्रोह का नेतृत्व लाखला, हुकमचंद जैन कानूनगो और मीर मुनीर बेग जागीरदार के साझे हाथों में होता था। उन्होंने बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उनको चिट्ठी लिखकर
उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था और सहयोग की पेशकश की थी। इस विद्रोह के आसपास जो विद्रोह था अंग्रेजी सेना के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, वो देहाती क्षेत्र में भी फैल गया था। कंपनी राज ने विद्रोह को दबाने के लिए जनरल बोनकार्टलैंड और बीकानेर की सेना को हांसी और हिसार के क्षेत्र में भेजा। 6 जुलाई से इन गांवों पर इस सेना के हमले शुरू हुए और बागियों ने सूबेदार गुरबख्श के नेतृत्व में अंग्रेजों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सूबेदार गुरबख्श इस लड़ाई में शहीद हो गए थे। बागी एक के बाद एक दूसरी जगह से अंग्रेजी सेना से टक्कर लेते रहे, अपनी कुर्बानियां देते रहे और उधर अंग्रेजों ने जिन जिन गांवों में विद्रोह हुए थे उन गांवों को जला डाला था। विद्रोही और ग्रामीणों को पकड़कर हांसी में रोड रोलर के नीचे दबाकर मार डाला था। शहीदों के खून से रंगी सड़क को आज भी हांसी में यह सड़क मौजूद है और इसको लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। उस समय एक और बागी थे, विद्रोही थे, ब्रिडदास स्वामी को तोप से बांधकर उड़ाया था अंग्रेजों ने। रोहनाथ गांव की कहानी तो आप सबने सुनी होगी दोस्तों। तोपों के गोले वहां पे बरसाए गए। पता नहीं कितनी औरतें और उनके बच्चे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए गांव के बाहर तालाब पर एक कुआं था जिसका नाम चौबुस कुआं है, उसमें कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। 29 मई को हिसार में भी हरियाणा लाइट इन्फेंट्री और दादरी के घुड़सवारों ने बगावत कर दी थी। शाहनूर खां और राजन बेग उसके नेता होते थे। बागी सेना ने उनके जो किले थे उस पर कब्जा कर लिया था और हिसार के इलाके में बगावत की कमान उस समय भट्टू के जागीरदार मोहम्मद अजीम ने संभाल रखी थी और बादशाह की तरफ से उन्होंने उस क्षेत्र का शासक होने का ऐलान भी बाकायदा कर दिया था। इसके बाद कंपनी सरकार ने शहजादा अजीम के दिल्ली चले जाने के बाद फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर और महाराजा कश्मीर की सेना को हिसार पर काबू पाने के लिए भेजा था। जब सेना यहां पहुंची तो सिरसा के निकट रानिया के नवाब नूर खां मोहम्मद ने ऊधा गांव के पास 15 जून को अंग्रेजी सेना पर एक जबरदस्त धावा बोला था। बागी सेना ने अंग्रेजों की बड़ी ताकत से डटकर मुकाबला किया और बहुत ही शौर्य का प्रदर्शन उन्होंने किया। हालांकि ये लड़ाई गैर बराबरी की थी और इस लड़ाई में 500 जो विद्रोही थे वो उनकी कुर्बानी हुई और नवाब जो था वो इसके बाद लुधियाना में उनको पकड़ा गया और राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको फांसी पर लटकाया अंग्रेजों ने। छत्रवान, झिरखा आदि जो अनेक गांव थे उनमें भारी प्रतिशोध के बाद अंग्रेजी और बीकानेर की सेना सिरसा पहुंची और हिसार क्षेत्र पर काबू पाने के लिए अंग्रेजी और देसी रियासतों की जो सेनाएं थी उनको बहुत भारी मशक्कत करनी पड़ी और गांव में भारी प्रतिशोध का सामना उनको करना पड़ा। हांसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर हिसार है दोस्तों। हिसार तक उनको पहुंचने के लिए जो अंग्रेजी सेना थी उनको बहुत समय लगा और उनको नाली के रास्ते से वहाँ पे होकर गुजरना पड़ा, अपनी जगह बनानी पड़ी। और यहाँ भट्टी और रांगड़ों की बागी सेनाओं ने उनका डटकर मुकाबला किया, परंतु जो शहजादा अजीम थे उनकी गैर मौजूदगी में अंग्रेज हिसार के किले पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। जब यह खबर बादशाह को पता चली तो उन्होंने शहजादा अजीम को सेना के साथ हिसार को मुक्त कराने के लिए वापस भेजा। इसके बाद शहजादा अजीम ने काफ़ी अच्छे जो सैनिक थे उनके साथ लेकर अपनी जो लड़ाई है इसको जारी रखा और भारी हमले के बावजूद शहजादा अजीम किले को अंग्रेज़ों से मुक्त नहीं करवा पाया। उनके 300 बागी सैनिक इसमें काम आए और 2 अगस्त को दोबारा संगठित होकर बागियों ने फिर तोसाम पर कब्जा किया और अंग्रेजी सेना को गांव दर गांव टक्कर देनी शुरू की। और शहजादा अजीम थे उनकी मदद के लिए नवाब झज्जर के घुड़सवार भी आ मिले थे। इसकी कीमत नवाब झज्जर को भी चुकानी पड़ी, उनको भी फांसी लटकाया गया। युद्ध में 400 बागी मारे गए और जो गांव था उसको भी जलाकर अंग्रेजों ने खाक कर दिया था। 18 अगस्त के बाद शहजादे अजीम ने 2000 बागियों के साथ फिर से धावा बोला और 500 देशभक्त बागियों को इस लड़ाई में अपनी शहादत देनी पड़ी, परंतु कामयाबी फिर भी नहीं मिली। 30 सितंबर को फिर से जो शहजादा अजीम थे उन्होंने जमालपुर गांव में अंग्रेजी और बीकानेर की सेना थी उसका डटकर मुकाबला किया, परंतु हालात निरंतर बदलते जा रहे थे। अंग्रेज धीरे धीरे उन पर हावी होते जा रहे थे और शहजादा अजीम को हिसार छोड़कर नारनौल के पास राव तुलाराम से जाकर मिलना पड़ा। और फिर 16 नवंबर को नसीबपुर के युद्ध की कहानी तो आप जानते ही हैं। यह आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी और हिसार में 133 देशभक्तों को उस दौरान
फांसी पर लटकाया गया था। हरियाणा में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है दोस्तों, वो 11 मई से लेकर नवंबर के अंत तक अनेक गांवों और कस्बों में लड़ा गया। इस युद्ध में बहुत लोग काम आए, बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कंपनी राज के बागी सिपाहियों, राजा नवाबों, उनकी सेनाओं के अलावा किसान और दस्तकार तबके के चौधरियों और नंबरदारों के नेतृत्व में ये लड़ाई व्यापक पैमाने पर लड़ी गई थी। हालांकि इस पर अब भी और भी बहुत शोध करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम खोजा गया है। मेवात में यह जन विद्रोह प्रशिक्षित आधुनिक हथियारों, गोला बारूद और तोपखाने से लैस अंग्रेजी साम्राज्य की सेनाओं द्वारा दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लेने के बाद भी 2 महीने तक जारी रहा था। हरियाणा के इतिहास की इस गौरवमय जंग के कारण और साम्राज्यवाद की जो नीतियां थी अंग्रेजों की, जनता में जो शोषण और भेदभाव वो करते थे, गैर बराबरी और पराधीन परिस्थितियों में उपजा जन आक्रोश इसको कहा जा सकता है दोस्तों। हो सकता है 1857 के विद्रोह की कहानियाँ और जब भी कोई इस पर रिसर्च करेगा और हमारे सामने आएंगी, और इसमें हिंदू मुसलमान, राजे नवाब, प्रजा, अमीर गरीब, देशभक्ति की भावना, जीवन की तमाम परेशानियाँ, अपमान और उत्पीड़न के कारण ही अंग्रेज़ों के खिलाफ ये भेदभाव भरी जो उनका नीतियाँ थी, उनकी वजह से ही लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन दुर्भाग्य से विद्रोह सफल नहीं हो पाया, नहीं तो आज़ाद तो हम 1857 में भी हो सकते थे। किसी बेहतर राजनीतिक विचारधारा, सिद्धांत, मजबूत संगठन, एक दूसरे क्षेत्र में तालमेल नहीं होने की वजह से जो हमारा राष्ट्रीय विद्रोह था वो सफल होने की बजाय असफल हो गया और लोगों की कुर्बानियाँ एक तरीके से जाया चली गई। और ये भी देखने में आया, खासकर हरियाणा क्षेत्र में, कि जो गांवों की दुश्मनियाँ थी वो गदर के दौरान फिर से जिंदा हो उठी। और बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनके पास खबरें पहुंच रही थी, उन्होंने फरमान भी भेजा, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं दोस्तों कि उसमें रोहतक का जो हसनगढ़ क्षेत्र था उसमें दहिया और दलाल गोत्रों के बीच दुश्मनी फिर से जिंदा हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे पर हमले बोल दिए थे। एलावत गोत्र ने सांपला और बड़ौदा पर हमला कर दिया था। मदीना ने कथूरा पर आक्रमण कर दिया था। बुटाना ने नुरानखेड़ा को तबाह कर दिया था। और एक दूसरे के हमेशा से प्रतिनिधि रहे खिड़वाली और सांगी के बीच भी झड़पें होती रहती थी। उधर हिसार रोड पे जो महम है, उनके गांव में जो आक्रमण था वो हुए हैं। पश्चिमी सीमा पे जो गांव थे उन पे आक्रमण उन्होंने कर दिया। रांगड़ों ने खूब लूटपाट इस दौरान की और जिसको जो अवसर मिला वो फ़ायदा उठा गया। 3 महीनों तक ये सिलसिला चला, लेकिन जो गांवों के झगड़े होते हैं उनके अपने नियम कायदे कानून होते हैं। अच्छी बारिश होते ही फसल उगाना सबकी ज़रूरत होती है और ये लोग खेती करने में जुट गए और फिर कलह के बावजूद एक दूसरे का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, एक दूसरे की मदद करने लगे। तो ये दोस्तों हरियाणा में गदर की कहानी थी। आज के जो वीडियो था इसमें पहली रोहतक और हिसार हसीस क्षेत्र की कहानी थी। अगले वीडियो में दोस्तों हम हरियाणा में ताज के राज की कहानी को बयां करेंगे, क्योंकि क्रांति के बाद 6 फरवरी 1858 को हमारा ये प्यारा हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया था और फिर 1966 तक करीबन 100 साल से भी ज़्यादा का ये समय है, 100 साल और करीबन आज से आगे 10 साल हमारा जो भाग्य है वो पंजाब के साथ मिल गया था। फिर पंजाब में जो होता वही हरियाणा में होता। इस कहानी को हम आगे चलेंगे, फिर पॉलिटिकल जो यात्राएं हैं वो करते रहेंगे दोस्तों। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर आपको कैसी लग रही है, इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए या आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे 3 बजे पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की अगली कहानी के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।